आज के मुख्य समाचार। हरोली कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण। कुनिहार में जिला पटवारी एवं कानूनगो महासंघ सोलन की बैठक आयोजित। शिमला में तह बाजारियों का नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। एनएसयूआई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू का भाजपा पर हमला। शिमला के लोअर बाजार में नगर निगम की कार्यवाही जारी। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 120 से अधिक सड़कें बंद। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने और तहबाजारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विरोध सोमवार को भी तेज हो गया। सेटू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी विक्रेता नगर निगम कार्यालय के बाहर सीटू चौक पर एकत्र हुए और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अभियान पर तत्काल रोक लगाने और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था किए बिना किसी भी तहबाजारी को ना हटाने की मांग उठाई। धरने में शामिल तहबाजारियों का कहना है कि वे वर्षों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे मोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के कारण उनकी आजीविका पर सीधा संकट पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें उनके कार्यस्थलों से हटा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को हटाने से पहले उनके पुनर्वास, वैकल्पिक स्थान और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम इन प्रावधानों की अनदेखी करते हुए केवल हटाने की कार्यवाही पर जोर दे रहा है, जो पूरी तरह अनुचित और असंवैधानिक है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नगर निगम पहले शहर में रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए उचित वेंडिंग जोन और वैकल्पिक स्थान निर्धारित करे। उनका कहना था कि जब तक सभी प्रभावित तहबाजारियों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और निगम का दायित्व है कि वह गरीब और मेहनतकश लोगों के रोजगार की रक्षा करे, न कि उन्हें बेरोजगार बनाकर उनके परिवारों को संकट में डाले। धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि रेहड़ी पटरी विक्रेता शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आम लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान संवाद और सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप एक स्पष्ट और न्याय संगत नीति लागू करने तथा सभी पात्र तहबाजारियों को कानूनी संरक्षण और रोजगार का अधिकार सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारी को जाना बंद करो बंद करो बंद करो विरोधी नगर निगम हाय 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 विरोधी नगर निगम हाय 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 कर्मचारी को जाना बंद करो बंद करो। आज सीटू भी हमारे साथ आया है। 7 दिन हो गए हैं हमारे कुछ टाइम में। हमारी तरफ ना प्रशासन साथ देख रहा है, ना एमसी देख रही है। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे को रोटी कमाने का अधिकार है, आप हमारे को बैठने दो, कहीं ऐसी जगह दो। मगर इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ना इन पे असर हो रहा है। हमारी बार बार यही मांग है आज 7 दिन से कि भाई हमारे को रोटी कमाने का अधिकार है, आप थोड़ा थोड़ा ही हमारे को काम करने की जगह दे दी जाए, ताकि आप 6-3 की देते, हम कहते 2 फुट की दे दी जाए, ताकि हम अपनी दाल रोटी कमा सकें। मगर ये सरकार ना मानने को तैयार है, ना एमसी मानने को तैयार है। तो हमारे को तो आज सीटू का भी समर्थन मिला है, हमने भी इनको समर्थन दिया और हमारा समर्थन जारी रहेगा। तो जब तक ये हमारे को सेटल नहीं करेंगे, हम पीछे हटने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी हो गया। ये पेट की लड़ाई है मैडम जी, इसको हम पीछे नहीं ले जा सकते। आज हमारे परिवारों में कईयों में ऐसा है जहाँ चूल्हे नहीं जल रहे, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही, किसी के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, किताबें नहीं मिल रही, कहाँ जाएंगे ये लोग? स्कूल भी है, सब कुछ है, मगर कुछ नहीं है। इन्होंने गरीबों को तबाह करने की सोच ली है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, आपके चंद्र से, सीएम साहब से भी अपील कर रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए। 7 दिन से इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, किसी विधायक का कोई कॉल नहीं आ रही, किसी काउंसलर की कोई बात नहीं हो रही, कोई भी हमारे लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम आपसे भी, आपके चैनल से भी ये मांग करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को इन तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जाके इनको पता चले कि गरीबों का क्या हालात। ज़बरदस्ती आते हैं। अब इन्होंने क्या नई नीति तैयार कर ली है, इनको पता है एमसी के कर्मचारियों को कि कहाँ से इनको पकड़ा जाएगा। ये गलियों से आना शुरू कर दिया। आपको जगह दे दी, आप वहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ तो लोगों की आप जाई नहीं, पब्लिक आती जाती नहीं है। हम क्या करेंगे मैडम जी वहाँ बैठ के? अब तो डंगे भी गिरने शुरू हो गए वहाँ, अब तो रास्ते भी बंद हो गए हैं, मगर ये फिर भी हट लेकर बैठे हैं कि आप वहीं जाइए। क्यों जाएं भाई, हम वहाँ मरने के लिए जाएं? हमको दाल रोटी कमानी है, हमारे को ऐसी जगह दो जहाँ हमारे दाल रोटी चले और हमारे बच्चे भूखे ना रहे। मगर इन पर गौर नहीं हो रही। हम चाहते हैं इन पर गौर करो। हम लोग लोकल हैं, बाहर से नहीं आते मैडम जी। स्ट्रीट वेंडर जून बनाए गए हैं 2014 में, इसको लागू किया गया है। इसमें गरीबों को जगह दी गई, जून बनाए गए हैं सिर्फ, नो वेंडर जून नहीं बनाए गए, सिर्फ जून बनाए गए हैं कि आपकी जगह यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। लोअर बाजार में लेने लगी है बकायदा, इन्होंने नाप के जगह दी है, वहाँ पर भी हमारे कोई बैठने नहीं दे रही। कभी ये नो वेंडर जून बना देते हैं, कभी ये जून बना देते हैं। ये झूठ है इनका, ये इनकी गलत पॉलिसी है जो गरीबों पे डाल रहे हैं। हम इसके विरोध में हैं। जब तक जान में जान है, प्रोटेस्ट चाहे आगे भी चलेगा, हम चलेंगे, लड़ेंगे, हम पिछड़ने वाले नहीं हैं। जब तक ये हमारे को सेटल नहीं करेगी सरकार, हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे और जनता बढ़ेगी, सभी लोग निकले और निकलेंगी, पब्लिक आएगी। अभी तो हम इनको सिर्फ ये टेलर दिखा रहे हैं कि समझ जाओ, हजारों आदमी सड़कों पे आ जाएगा। हिमाचल में सारी जगह तैब जारी है, सब तैब जारी इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा ही नहीं है शिमला में है, पूरे हिमाचल में है। हमारी कॉलेज आएगी, उनको बुलाएंगे हम यहाँ, उग्र आंदोलन भी होंगे। अगर ये शांति से काम नहीं करना चाहते, हम तो चाहते शांति से, मगर इनको शांति रास नहीं आ रही है। ये चाहते हैं मार उद्धार हो, इन पे लाठियाँ चलाई जाए, अरेस्ट किया जाए। ये नहीं, ये गलत है। जो 2014 में हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इनको बचाओ, हमारे को लोन दिए हुए हैं, हम कहाँ से वापसी करेंगे? उन कर्जे हैं हमारे सिर पे, लाखों रुपए के कर्जदार गवर्नमेंट के। हम किधर जाएंगे? हम कहाँ से देंगे वो लोन? कोई साधन ही नहीं होगा। जब फिर बैंक वाले नोटिस भेजेंगे, फिर पुलिस वाले आएंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे, क्या होगा हमारा? जिला पटवारी एवं कानूनगो महासंघ सोलन की महत्वपूर्ण बैठक कनिहार में जिला प्रधान सुमित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न तहसीलों से आए महासंघ के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और सेवानिवृत्त पटवारी एवं कानूनगो अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा कर्मचारियों और आम जनता से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में राजस्व व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए समय के अनुसार नीतियों में बदलाव आवश्यक रहता है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पटवारी एवं कानूनगो वर्ग की लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ साथ आम लोगों को भी बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सके। बैठक में सबसे पहले भू अभिलेख मैनुअल 1992 में संशोधन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में राजस्व कार्यों की प्रकृति, तकनीक और प्रशासनिक आवश्यकताओं में काफी बदलाव आ चुका है, जबकि अभी भी कई कार्य पुराने नियमों के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों को कार्य निष्पादन में कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने सरकार से समय की जरूरत के अनुरूप भू अभिलेख मैनुअल में व्यापक संशोधन करने की मांग भी उठाई है। बैठक में जिला सोलन में लंबे समय से लंबित बंदोबस्त कार्यों पर भी चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधियों ने कहा कि बंदोबस्त कार्य पूरा होने से भूमि अभिलेख अधिक सटीक होंगे, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी। महासंघ ने सरकार से इस कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई है। बैठक में पटवारी भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। महासंघ के अनुसार जिले सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पटवारियों के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण कार्यरत कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ रही है। एक एक पटवारी को कई हलकों का कार्य संभालना पड़ रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव पड़ रहा है, बल्कि आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं। महासंघ ने सरकार से लंबित भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की, ताकि रिक्त पद भरे जा सके और राजस्व
सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। बैठक में सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए गठित बलवान कमेटी की सिफारिशों का मुद्दा भी उठाया गया। महासंघ ने कहा कि समिति ने कर्मचारियों की समस्याओं और कार्य परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है। अब सरकार को बिना किसी देरी के इन सिफारिशों को लागू करना चाहिए ताकि लंबे समय से लंबे समस्याओं का समाधान हो सके। पूर्व प्रधान संयुक्त पटवार कानूनगो हिमाचल प्रदेश आज यहाँ कुनिहार में जिला सोलन की कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस कार्यकारिणी ने हमें बुलाया है और हम इनके आग्रह पर इनकी बैठक में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं तो यही सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश से, कि आज जो विभाग ये सबसे पहला विभाग है अंग्रेजों के टाइम का, उसका इतना दयनीय हालत हो रही है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आज हिमाचल प्रदेश में कम से कम 900 पोस्टें पटवारी की खाली है। इसी जिला में कम से कम 45 पोस्टें पटवारी की खाली है। हमारा पटवारी आज एक किस्म से वो 3-3 सर्कलों का काम कर रहा है, जो कि बड़ा नामुमकिन है। डिप्रेशन में हमारे पटवारी हैं, बच्चे हमारे जो है वो बहुत डिप्रेशन में हैं। मुझे तो 15 साल सेवानिवृत्त हो गए हैं, परंतु ऐसा हमने कभी नहीं देखा पटवार खाना के कोई खाली हो। पटवार खाना तभी खाली होता था जब कोई आदमी, जब कोई पटवारी हमारा लीव पे चला जाता था, लीव पे जाता था, तभी हमारा पटवार खाना खाली रहता था। आज हमें इस सरकार का कोई पता नहीं लगता कि आज इस रेवेन्यू की दयनीय हालत इतनी हो चुकी है। मैं सरकार से आगाह करूंगा। नमस्कार, मैं सुमित ठाकुर, जिला अध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ। आज हमारी जिला कार्यकारिणी की जो एक त्रैमासिक तौर पे या हमारी फॉर्मल बैठक हर 3 महीने 4 महीने में होती रहती है, उस तरह की हमने रखी थी। ये एक अहम बैठक इसलिए भी है क्योंकि इस समय रेवेन्यू के जो हम हम जो रीढ़ की हड्डी है और मतलब लचीलापन और जिस चीज को हम कह सकते हैं कि इतना बोझ तले दबे हुए इस टाइम हमारे पटवारी कानूनगो, उस दौर में हमने ये बैठक इसलिए रखी है और कुनिहार में रखी है। ज़्यादा नहीं मैं इस पर खींचूंगा बात को। सर्वप्रथम सबसे पहले जो भर्ती मुद्दे चले हुए हमारे भर्तियां पिछले साल से सरकार ने बोला हुआ कि हम 570, वैसे तो खाली हजारों के आसपास खाली है, लेकिन 570 जो उन्होंने पटवारी पद भरने को बोला है। आज के टाइम में हमारे सोलन में देख लीजिए अधिकतर तहसीलें ऐसी हो चुकी है जो मतलब आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी है। 10 सर्कल है तो 4 पटवारी है, कहीं 8 है तो 4 पटवारी है, 2-2, 3-3 सर्कल हर पटवारी के पास है। तो जो उन्होंने भर्ती का वादा किया था, क्योंकि इस पटवारी की भर्ती का चक्कर एक ये भी है कि आज भर्ती करेंगे तो 2 साल बाद उसको पटवार खाना मिलेगा। तो ये एक हमारी सरकार के हम अपनी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। अगले 6 महीनों में 2 महीनों में हम किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करेंगे। हम आपके माध्यम से, मीडिया माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि इस चीज़ को करें, भर्ती जल्द से जल्द करें। बंदोबस्त जो सोलन में कई जगह का कुनिहार का अर्की का लगभग पूरा हो चुका, लेकिन जो मेन स्टेशन है सोलन हो गया, खंडाकाट हो गया, रामशहर हो गया, बद्दी हो गया, नाड़ागढ़ हो गया, आधे से ज़्यादा सोलन बंदोबस्त नहीं हुआ है। पिछले 40-100 सालों का भी है, 40-50 सालों का भी, तो बंदोबस्त का भी है। हमने आज अपने बहुत सारे विभागीय मुद्दे, जो गिरदावरी का जो हमारा समय है उसमें हमें और काम दे देना, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम एक ऐसी चीज़ करें कि हमने करना, अगर गिरदावरी क्योंकि हम पहलू है हमारे रेवेन्यू का, तो हम इस बार से सोच रहे हैं कि हम जो है डीसी साहब को, अपने हायर अथॉरिटीज को लिखित में और बड़े प्यार से बहुत पहले दे देंगे उनको कि अब जब अक्टूबर महीना या हमारा जब भी गिरदावरी का समय सोलन का आएगा तो अब हम पूरे 1 महीने सिर्फ यही काम करेंगे। इस तरह की भी हमारी अपनी रूपरेखा भी तैयार हो रही है और अगले 6 महीनों में हमने कौन कौन से कार्यक्रम करने, जिस तरह हमारा विचार है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम नए तौर पे हम स्पोर्ट्स मीट का भी आयोजन करें। वो अपने हमारे अंदरूनी है मसले हैं वो भी कर रहे हैं। और जितने भी विभाग की जो हमें आज पटवारी कानूनगो हम अलग अलग तहसीलों से हर जगह से आए हैं, जो बातें वो रख रहे हैं उस हिसाब से हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी हायर अथॉरिटीज़ है, हम उनको कैसे उन तक पहुँचेंगे, क्या उनको देंगे, वो सब हम तैयार करके अपना पुलिंदा जो आज बना रहे हैं। बस यही कहूँगा कि सरकार से भी आग्रह है कि हमारी बातों को जरा गौर से सुने। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर ने ऊना में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए कहा कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विकास ठाकुर ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने देश की परीक्षा प्रणाली के विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि जब लाखों छात्र कठिन परिश्रम कर परीक्षा की तैयारी करते हैं तब इस तरह की घटनाएं उनकी मेहनत और विश्वास दोनों को ठेस पहुंचाती है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से यह साबित हो रहा है कि व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके। विकास ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है और रोजगार तथा शिक्षा से जुड़े मामलों में लगातार असफल साबित हो रही है। आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसको लेकर आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित की है। आप सभी लोग जानते हैं कि नीट NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पूरे भारतवर्ष में होता है और तकरीबन 22 लाख के आसपास जो है वो युवा उसमें भाग लेते हैं और गरीब परिवारों से ज्यादातर संबंध रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत मुश्किल से लोन लेकर कोई पाई जोड़कर जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि आने वाले समय में वो अपने पैरों पे खड़े होंगे और परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और अपने आप भी जो है समाज में एक जगह प्राप्त करेंगे। और हिंदुस्तान में इस प्रकार के तकरीबन 3 या 4 टेस्ट अलग अलग श्रेणियों में होते हैं, चाहे यूपीएससी है, चाहे नीट है, चाहे जेईटी है। और पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि एक बहुत बड़ा गिरोह जो है आज हमारी शिक्षा का जो पूरा तंत्र है उसको पूरे के एक बड़े गिरोह ने जो है वो हाईजैक कर लिया है। आप स्वयं काफी लोग अभिभावक भी होंगे, बच्चे भी होंगे और उन्होंने भी कोई ना कोई टेस्ट दिया होगा। आज माँ बाप की +2 के बाद सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमारा बच्चा आगे जाके करेगा क्या। और आज की जो हिंदुस्तान की शिक्षा नीति है, हिंदुस्तान की सरकार जिसको चला रही है, वो अपने आप में संदेह के घेरे में जो है वो नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो सारा डेटा इकट्ठा किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी द्वारा, उसमें ये दर्शाया गया कि तकरीबन 1.3 हजार करोड़ रुपए जो है अभिभावक बच्चों को नीट के टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए खर्चते हैं। और हिंदुस्तान की जो शिक्षा का विभाग है उसका टोटल बजट 1.4 हजार करोड़ रुपए है। एक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं केवल,
सिर्फ एक टेस्ट की बात है, बाकी आपके यूपीएससी है, अलग अलग टेस्ट हैं। तो ये जो सारा आंकड़ा है, अगर आप टोटल करें, जो माँ बाप बच्चों के ऊपर खर्चते हैं, कोई ट्यूशन दे रहे हैं, कोई कोचिंग के लिए दे रहे हैं, तो वो टोटल जो है खर्चा माँ बाप का, अगर आप इन टेस्टों का ही के लिए जो कोचिंग के लिए माँ बाप खर्च रहे हैं, वो आपका स्वास्थ्य विभाग, आपका शिक्षा विभाग, अगर इस सब का टोटल करें तो वो आंकड़ा उसको भी पार कर जाता है। आज की तारीख में बच्चों के ऊपर मानसिक तनाव इतना ज्यादा है, क्योंकि आज केवल मात्र 2-4 श्रेणियां हैं जिसमें केवल मात्र बच्चे जो है वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी आकांक्षा होती है, इच्छा होती है कि हम, माँ बाप की भी इच्छा होती है कि डॉक्टर बने, कोई बोलता है आईएएस बने, आईपीएस बने, हमारे हिमाचल में एचपीएस है, परंतु 0.3% बच्चे ही इन टेस्टों को क्वालिफाई कर पाते हैं, और बाकी जो है वो मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। आप सब लोग समाज में रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपके बच्चों ने भी टेस्ट दिए होंगे। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज ये जो खोखली हमारी शिक्षा नीति है, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के हरोली स्थित राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थानों का निर्माण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हरोली कॉलेज का आज नया भवन न केवल विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगा, बल्कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर भी पैदा करेगा। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और प्रदेश का भविष्य उसके शिक्षित युवाओं पर निर्भर करता है, इसलिए सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप कॉलेजों में बेहतर कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, डिजिटल सुविधाएं और अन्य आवश्यक संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम हरोली है, तो हरोली में एक कॉलेज की स्थापना का ख्वाब जो है बहुत लोग यहाँ देखते रहे हैं कि हेडक्वार्टर पे कॉलेज होना चाहिए। तो वो दिन आया कि आज हरोली का ये कॉलेज बनके तैयार हुआ और लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ये कॉलेज यहाँ पे स्थापित हुआ है और इस साल लगभग 500 के आसपास इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी और अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्ट्रेंथ को हम 1000 पे ले जाएं और यहाँ पे जो जो भी कोर्सेज की ज़रूरत थी, जो बताया गया, चाहे बीबीए की बात आई थी, बीसीए की बात आई थी, पीजीडीसीए की बात आई थी और उसके बाद लेक्चर्स यहाँ पे स्थापित करने के लिए ख़ास तौर पे साइंस फैकल्टी के टीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत थी और वो सब हमने स्थापित कर दिए हैं और नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे एमएससी की भी फुल फ्लेज क्लासेस जो है यहाँ पे शुरू हो जाएंगी और लॉ की क्लासेस भी यहाँ पे हम शुरू कर देंगे। तो ये जो कॉलेज है बहुत एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लॉन्ग वे जाने वाला है और इसके आर्किटेक्ट डिज़ाइनर भी हमारे हरोली के ऑफिसर हैं, चीफ आर्किटेक्ट जो हैं इन्होंने बनाया है और इसको बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी हमारे बीटन से हैं, हमारे ऑफिसर्स ने, एससी साहब ने, एक्सिल साहब ने और बहुत मेहनत
मेहनत की है और कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं इनको हम एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट आज सौंप रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए और जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाए जाएंगे। इस कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन जो है हिमाचल प्रदेश के जननायक वीरभद्र सिंह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन 2017 में किया था और उसके बाद हमारी सरकार चली गई और 5 साल तक यहाँ पे एक भी ईंट नहीं लगाई गई और उसके बाद हमारी सरकार आई। उसके बाद हमने फैसला किया कि इस कॉलेज को हम जो है अब स्थापित करेंगे। तो इसका जो है लगभग पहला चरण ही कह सकते हैं कि पहला चरण इसका कायम हुआ है और इसका एक हॉस्टल जो है वो भी साथ ही बन रहा है और इसका दूसरे चरण के लिए भी अब हम कदम उठाएंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश होगा और हमने सफ़र कहाँ से कहाँ तक तय किया वो भी एक कहानी। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 डिग्री कॉलेज हो गए हैं। आज हरोली का कॉलेज हम समर्पित कर रहे हैं। इससे पहले इसी शासन में हमने खटका कॉलेज भी पूरा निर्माण करके जो है समर्पित किया था और उससे पहले पहला कॉलेज जो है हमारा संत डांगूवाला जी ने हमें सौंपा था वो कॉलेज भी हमने यहाँ पे स्थापित किया। तो इसलिए 3 डिग्री कॉलेज और तीनों के अपने भवन हैं और तीनों को कैसे आगे मजबूत करना है उसके लिए हम काम करेंगे और जो भी इस कॉलेज की ज़रूरतें होंगी हम आने वाले टाइम में तो उसको पूरी करते जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा के चलते 2 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 120 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। कई स्थानों पर भूस्खलन, पेड़ गिरने और बिजली व्यवस्था बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रविवार को शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल स्पीति के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई, जबकि रोहतांग, तिर्री और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। किन्नौर के रेली क्षेत्र स्थित लालढांग में पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया, जिससे रिकांगपिओ, पुहू, काजा और स्पीति घाटी का संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं चंबा जिले के बत्ती हट्टी के पास भूस्खलन से पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। राजधानी शिमला में दोपहर बाद तेज बारिश भी दर्ज की गई, जिससे कार्ट रोड पर भूस्खलन हो गया, जिससे यातायात काफी अधिक प्रभावित हुआ। कुल्लू जिले के सेंट न्यूली मार्ग पर भी भूस्खलन के कारण करीब 6 घंटे तक यातायात ठप रहा। अन्य जिलों में मौसम का व्यापक असर देखने को मिला। ऊना में सड़क पर पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई, जबकि हमीरपुर में बिजली के तार टूटने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। धर्मशाला में घनी धुंध छाने से दृश्यता काफी कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को दिन में भी लाइट चलाकर सफर करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार मंडी जिले के जोगिंदरनगर में सर्वाधिक 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मनाली में 5 सेंटीमीटर और सराहन में 4 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लाहौल स्पीति में दोपहर बाद बारिश हुई, जबकि रोहतांग, तिर्री और आसपास की ऊंचाई वाली चोटियों पर ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार कई हिस्सों में 16 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। हालांकि 13 से 18 जुलाई के बीच राज्य में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बारिश और भूस्खलन का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ने लगा है। कई प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें बाधित होने से पर्यटकों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन प्रभावित मार्गों को जल्द बहाल करने में जुटा हुआ है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण राहत एवं बहाली कार्य चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक लोअर बाजार में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने और तहबाजारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को भी नगर निगम की टीम ने लोअर बाजार में अभियान जारी रखते हुए सड़क और सार्वजनिक मार्गों पर रखा सामान भी जब्त कर दिया। निगम के इस कार्यवाही के विरोध में बड़ी संख्या में तहबाजारी सड़कों पर उतर आए और उपायुक्त कार्यालय और शेरे पंजाब के समीप धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इन दिनों की जा रही है।
प्रदर्शन कर रहे रेडी फड़ी विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि नगर निगम बिना किसी स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें वर्षों पुराने स्थानों से हटाने की कार्यवाही कर रहा है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से लोअर बाजार में छोटे छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही है और अचानक हटाए जाने से उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो रहा है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का भी कहना है कि शहर में सार्वजनिक मार्गों और पैदल रास्तों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे को ध्यान में रखते हुए निगम नियमित रूप से अभियान चला रहा है। अधिकारियों के अनुसार लोअर बाजार शिमला का सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सड़कों और गलियों पर सामान रखने से आवाजाही बाधित होती है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। नगर निगम की टीम ने अभियान के दौरान सड़क पर रखा सामान जब्त किया और दुकानदारों तथा तहबाजारियों को भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहर को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित एनएसयूआई के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि धर्म और आस्था किसी एक राजनीतिक दल की बपोती नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को सनातन धर्म का प्रमाण पत्र देने की कोशिश करती है, जबकि आस्था हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सुधार, अग्निवीर योजना, पेपर लीक और संगठनात्मक मजबूती सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लगभग 4 दशकों से चली आ रही कई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाकर पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और आस्था को राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं प्रतिदिन पूजा करते हैं, गौ पूजा करते हैं और कंजक पूजा भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति और धार्मिक परंपराएं सभी लोगों की साझा विरासत है और इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से की है। उन्होंने कहा कि यह संगठन युवाओं को नेतृत्व विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं कि आज युवा कांग्रेस का ये सम्मेलन चतर सिंह जी ने बुलाया है और मैं मुख्य अतिथि के रूप में आज आपके बीच में आया। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। हमारा राजनीतिक जीवन भी स्टूडेंट्स लाइफ से शुरू हुआ, सीआर बना कॉलेज में, फिर युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी बना, फिर प्रेसिडेंट रहा, एनएसयूआई का सबसे लंबा में प्रेसिडेंट रहा, युवा कांग्रेस का सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा, प्रदेश कांग्रेस का सबसे लंबा प्रेसिडेंट रहा, फिर इस महान कांग्रेस पार्टी में जब मैं चौथी बार विधायक बना, मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। हमने क्या किया? हमने कहा कि फौज में जब भर्ती कम हुई तो हमने रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पुलिस में भर्ती निरंतर की। पिछले दिनों हमने 1000 पुलिस पदों की भर्ती की, अभी 850 पदों की हम भर्ती कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। 3.5 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने हमेशा सरकार में एक बात कही, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और पहली व्यवस्था उस दिन परिवर्तित की गई जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में, जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, जिसमें नौकरियां बेची गई, पेपर लीक करवाए गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई, पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी नहीं थी। और जब सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जब मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए तो बड़े चौंकाने वाले चीजें सामने आई। पता लगा कि पेपर लीक कर दिए जाते थे और जो बच्चे पढ़े लिखे थे, जो सोचते थे कि हम मेरिट में आकर
अपनी प्रदेश की सेवा करेंगे सरकारी नौकरी में जाकर, उन बच्चों के साथ भी धोखा होगा। और इंक्वायरी उठाई गई और पता लगा कि 50,000 1 लाख में पेपर लीक किए जाते थे। मैंने सबसे पहला कदम वो उठाया कि जहां पेपर लीक किए जाते थे, हमीरपुर जिले से था, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से था, मैंने कहा कि युवाओं के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक करवा के दिया है, हमने उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो सम्मिलित लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि हमारी मंशा ईमानदारी से सही ढंग से रोजगार मिले इस दृष्टिकोण से थी। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या हुआ, नीट के पेपर लीक हुए, जितने युवा बच्चे हमारे छात्र थे दिन रात मेहनत करते थे, मेहनत की और पेपर में बैठे तो पता लगा कि नीट के पेपर लीक हो गया। पूरे देश में हजारों बच्चों के सपनों को सपना चूर हो गया जब पेपर लीक होता है। उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना भी उचित नहीं समझा। हमारी सरकार ने एक्शन लिया और हमने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। हमने दोबारा से नया बोर्ड राज्याचार्य आयोग बनाया और राज्याचार्य आयोग में हमने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर कहीं भी पेपर लीक किया गया पाया गया तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जिस सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से और पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते थे कि पता नहीं कब पेपर होंगे। आज कौन सी ऐसी जगह जहां पेपर नहीं हो रहे, जेईस की रिक्रूटमेंट हो रही है, वेटरनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो रही है, स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट हो रही है, सीबीएसई स्कूल में जो टीचर लग रहे हैं, टीचर फिजिक्स, टीचर इंग्लिश, टीचर मैथ, टीचर बायो, टीचर फिजिक्स, सब टीचर सबकी रिक्रूटमेंट हो रही है, सब क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो रही है हर जगह से। लेकिन एक भी जगह से जहां से पेपर लीक होने की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही है, ताकि हम युवाओं को रोजगार दें। हमसे बड़े हिंदू कौन हो सकते हैं? हम लोग रोज सुबह पूजा करते हैं, हमसे बड़े सनातनी कौन हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक लाभ के लिए जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आधे दिन की छुट्टी की थी, हमने तो पूरे दिन की छुट्टी की। गाय पूजन हम करते हैं, कंजक पूजन हम करते हैं, सब पूजन हम करते हैं। ये हमारे को सर्टिफिकेट मांगने का काम कर रहे हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों से, पर आपने प्रदेश की संपदा को किस तरह लुटाया। एक तो ये आजकल भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है, आप देख ही रहे होंगे, एक जगह नारे लगा रहा है, 5 गुट है। अब ये सोचते हैं कि 5 गुटों में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह ये परंपरा चली है कि 5 साल बाद बदलती है सरकार, ये परंपरा जो चली है ये इस ख्वाब में रह गए कि 5 साल बाद जनता बदल देगी। अरे क्यों बदलेगी? तुमने तो प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5000 बीघा जगह बद्दी नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप सब लोगों ने ये बात जनता के पास रखी, कस्टमाइज पैकेज के नाम पर 5000 बीघा, पता कितनी जगह होती है? 28% जगह है हिमाचल के पास, उसमें से 5000 बीघा जगह कहा कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे, 1 करोड़ रुपए में दे दी और कहा कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप जगह खरीदते तो आपका प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन भी मांग करते। 5000 बीघा लोगों की संपदा को इन लोगों ने लूटा, नाम दिया कस्टमाइज पैकेज। ये इन्होंने किया। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें अपने ठेकेदार मिलकर उनको हिमाचल प्रदेश में बना कर रख दिया। आज वो बिल्डिंगें खाली पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हिम केयर नाम से एक योजना शुरू की, कहा कि हम गरीब आदमी को इलाज देना चाहते हैं। सबसे बड़ा घोटाला हिम केयर योजना में पाया गया, जहां यह दिखाया गया बच्चादानी का ऑपरेशन महिलाओं में होता है। यहाँ हिम केयर योजना में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में
मर्दों का बच्चा दाने का ऑपरेशन दिखा दिया। ये घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, मनरेगा को बंद कर दिया। जितने पंचायत प्रधान थे जो डिमांड देते थे उसको बंद कर दिया। अग्निवीर ला के फौज में भर्ती बंद कर दी। और प्रदेश का जो 1952 से मिलता हुआ अधिकार था आरडीजी, उसको बंद कर दिया। फिर आपको जनता लाएगी, फिर कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी की ओल्ड पेंशन स्कीम भी बंद कर देंगे। ये किस ख्वाब में रह रहे हैं, ये किस सोच में रह रहे हैं? सब कुछ बंद करने के बाद फिर भी इनके दिमाग में लगता है कि परंपरा बदलेगी, इस बार इतिहास बदलेगा।